गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 35 हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट का हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर की कुछ बेसिक थ्योरीज हम लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ी है, कुछ डेफिनेशंस हमने देखी, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हमने पिछली क्लास के अंदर सीखी है। 3 मेथड्स हमने पढ़े थे ना, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम अब अकाउंटिंग करना सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे, बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, 2 तरीके का अमालगमेशन होता है। 2 टाइप्स ऑफ अमालगमेशन हमने पढ़ा था। कौन कौन से थे? फर्स्ट वन था amalgamation in the nature of merger and the second one was amalgamation in the nature of purchase. ओके, तो दोनों ही amalgamation की कंडीशंस में किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं वो हम सीखेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि 2 टाइप की कंपनीज हमारे पास होगी, हमेशा होगी। अमालगमेशन हो चाहे मर्जर हो चाहे आपका एब्जॉर्प्शन हो, कुछ भी हो रहा है, ऐसे केस में क्या होगा? 2 कंपनीज तो रहेगी। कौन कौन सी कंपनीज? एक वेंडर कंपनी, दूसरी परचेजिंग कंपनी। तो उन दोनों कंपनीज की बुक्स के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज करना सीखना है। दैट मीन्स हमें परचेज के नेचर के अमालगमेशन के लिए भी वेंडर कंपनी में सीखना है अलग, परचेजिंग कंपनी में अलग। और जब मर्जर के नेचर का अमालगमेशन होगा तब भी हम देखेंगे कि वेंडर कंपनी में कैसे एंट्रीज होती है और परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। स्टार्ट करें तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जब है, मतलब परचेज के नेचर का, क्रय की प्रकृति का जब अमालगमेशन होता है तो ऐसे केस में हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट इसमें भी अब हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, दोनों नाम है इसके। हिंदी में हम इसको विक्रेता या हस्तांतरक कंपनी कहते हैं। तो ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका बिजनेस सेल हो रहा है, यानी जो कि समाप्त होने वाली है, वो कंपनी हमारी वेंडर कंपनी है जो अपना बिजनेस बेच रही है। उस कंपनी की बुक्स के अंदर हम किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए कि किसी कंपनी का समापन हो रहा है, सीधी सी बात है, अमालगमेशन मतलब वो कंपनी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, वेंडर कंपनी। तो जब किसी कंपनी का समापन होता है तो उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको भी तो क्लोज करना होता है। ऑब्वियसली क्लोज किया जाएगा ना, सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, प्रॉपर्ली सब कुछ होगा, तभी तो जाके कंपनी वाइंड अप होगी। तो अब जब आपको सारे अकाउंट्स क्लोज करने, अकाउंट्स होते किस में? अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो हम किस में शो करते हैं? फाइनली बैलेंस शीट के अंदर। यही होता है ना, जिसका भी डेबिट क्रेडिट जो भी बैलेंस बच रहा है वो सबकी समरी किस में आ जाती है? बैलेंस शीट के अंदर आ जाती है। तो एक तरीके से हमें क्या करना है कि बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट खुले हुए हैं ना, उन सारे के सारे अकाउंट्स को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस शीट वाइज अगर चीज़ें करेंगे तो कोई भी एंट्री हमसे मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली एंट्री अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? एसेट्स होती हैं। एसेट्स में भी बहुत सारी टाइप की एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ साइड में क्या क्या होते हैं? शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, करंट लाइबिलिटीज़ होती है। तो इस तरीके से काफ़ी हेड्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। पहले हम लेते हैं हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, परचेज के नेचर का अमालगमेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी परचेजिंग कंपनी है, जो कंपनी आपका बिजनेस परचेज करने वाली है, वो कंपनी आपकी कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटीज़ को लेगी। सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज़ को लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि परचेज का नेचर ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ भी ली जा सकती है और उनमें से कुछ भी ली जा सकती है। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमारे पास है उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। वो एसेट्स जो परचेजिंग कंपनी ले रही है, एसेट्स टू बी टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, और दूसरी जो कि परचेजिंग कंपनी नहीं लेने वाली। इसी तरह लाइबिलिटीज़ को भी 2 पार्ट में। तो जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी लेने वाली है
उन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने जब साझेदारी का समापन पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म जब समाप्त होती थी, उसका जब बिजनेस बंद होता था, तब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट खोलते थे। हिंदी में इसे कहा जाता है वसूली खाता। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है कि जब किसी संस्था का समापन हो रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट लॉस, इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और फिर फाइनली जो बचता है वो बताता है कि आपकी कंपनी का व्यवसाय बंद होने पर आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का प्रॉपर रियलाइजेशन पेमेंट हो जाने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ध्यान रखिए कि जो एसेट्स, जो लाइबिलिटीज़ परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार हुई है, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को, सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन मैम किस वैल्यू पर, क्योंकि जब परचेज के नेचर का अमालगमेशन होता है तब तो नई वैल्यू पर भी लिया जा सकता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के वहाँ पर तो परमिशन है, रिवैल्यूएशन हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेंडर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। अब मशीन अगर 6 लाख से बुक के अंदर दिखा रखी है, नई वैल्यू उसकी 8 लाख आई है, तो क्या आप 8 लाख से मशीन को ट्रांसफ़र करोगे? देन नो, हमें तो अकाउंट्स क्लोज करने, तो वेंडर कंपनी की बुक्स में रिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आ रही चीज़? हमें तो वो 6 लाख से जो मशीन डेबिट हो रखी है उसको क्रेडिट करके अकाउंट को क्लोज कर देना है, दैट्स ऑल। तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कोई एसेट या लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करी जाएगी तो वो बुक वैल्यू पर होगी। इस चीज़ को अच्छे से याद रखो कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र वाली एंट्री हमेशा बुक वैल्यू पर होगी। तो चलिए सबसे फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर क्या एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स? तो देखिए एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, एसेट्स कौन से बैलेंस वाली होती है, डेबिट बैलेंस होता है। उस अकाउंट को क्लोज करना है, दैट मीन्स उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। देन एंट्री हमारी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो क्या एक साथ? देन नो, जो जो एसेट्स है ना, सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू बिल्डिंग, टू लैंड, जो भी एसेट्स है वन बाय वन सारी एसेट्स को हम क्रेडिट करते जाएंगे। वो एसेट्स जो परचेजिंग कंपनी ले रही है सिर्फ उन्हीं एसेट्स को क्रेडिट करो, अकाउंट क्लोज, दैट्स ऑल। और ये एंट्री किस पर होगी, बुक वैल्यू पर। ओके, बुक वैल्यू से ट्रांसफर किया जाएगा। एसेट्स हो गई। देन सेकेंड हमारी आएगी लाइबिलिटीज़। तो जो जो लाइबिलिटीज़ हमारी परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार है उन सारी लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्लोज करना है, दैट मीन्स उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो। देन लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, एक एक करके जो भी लाइबिलिटी आपकी है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो भी लाइबिलिटी है क्रेडिट करो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ चला जाएगा बैलेंस, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और ये वाली एंट्री भी किससे होगी, बुक वैल्यू से। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। भले ही हमें मशीन की नई वैल्यू दे रखी है, वेंडर कंपनी के बुक में तो मशीन या फिर जो भी एसेट लाइबिलिटी वो उसी वैल्यू से आएगी जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो। ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, जो एसेट्स आपकी परचेजिंग कंपनी ले रही थी उनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, और ये लाइबिलिटीज़ के ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई कि लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री। अब देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को परचेजिंग कंपनी ने खरीदा हो। परचेज के नेचर का अमालगमेशन तो हो सकता है, कुछ एसेट्स ऐसी हो या कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी हो जो कि परचेजिंग कंपनी ने परचेज नहीं करी हो। तो अब ऐसे केस में उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हम क्या करें, क्योंकि सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि आपको अपने सारे के सारे अकाउंट्स तो क्लोज तो करने ही पड़ेंगे ना। सारी एसेट्स के अकाउंट, सारी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट सब कुछ क्लोज होंगे। तो अब उनका क्या किया जाए, तो कुछ एसेट्स हमारे पास है। मान लीजिए परचेजिंग कंपनी कहा कि हम आपके बिजनेस के जो डेटर्स है ना उनको नहीं लेना चाहते, डेटर्स वाली जो एसेट है वो हम नहीं लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने डेटर्स से खुद पैसा वसूल करेंगे, उन एसेट्स को खुद रियलाइज करवाएंगे। तो क्या होगा, अब ऐसी एसेट्स जो कि परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली है उनसे रियलाइजेशन आपको करना है। सेकंड, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है जो कि वो नहीं ले, उन्होंने कह दिया कि हम आपके डेटर्स नहीं लेंगे और हम आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे।
ओके, उन्होंने नहीं किया, हमें तो करना पड़ेगा ना, वेंडर कंपनी को तो पे करना ही पड़ेगा अपने क्रेडिटर्स को, तो उन लाइबिलिटीज़ का भी पेमेंट किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं कि जो एसेट्स उन्होंने नहीं ली, मान लो उन्होंने कहते हैं आपके फर्नीचर हमें नहीं खरीदने, फर्नीचर को हम बेचेंगे मार्केट में, उससे जो भी पैसा मिलेगा वो मिल गया। तो इस तरीके से अब क्या किया जाएगा कि परचेजिंग कंपनी द्वारा न ली गई संपत्तियों को बेचने पर, उन्हें बेचा ही जाएगा या उनसे वसूली की जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब क्या होगा, बेचेंगे या अपने रेटर से मान लीजिए आप वसूली कर रहे हो तो आपको तो पैसा मिलेगा, देन हमारे पास कैश आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फाइन। किसके बदले मिला है, एसेट्स के बदले मिला, एसेट्स तो गई और पैसा आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ एक चीज़ और आती है, मान लीजिए आपका फर्नीचर जो है ना वो परचेजिंग कंपनी ने नहीं खरीदा, हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखा है कि भाई हमारा 5 लाख का फर्नीचर है, फाइन। अब आप जब उस फर्नीचर को मार्केट में बेचने गए तो आपका वो फर्नीचर ज़रूरी तो नहीं है कि फिक्स 5 लाख रुपए में ही बिके। सोचो, सीधी सी बात है, 5 के 5 लाख में बिके ज़रूरी तो नहीं है, वो 4 लाख में भी बिक सकता है और वो 7 लाख में भी बिक सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं। तो अब क्या होगा कि एसेट्स को जब आप सेल आउट करोगे मार्केट में तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो मैम उसका क्या किया जाएगा, क्यों, क्योंकि एसेट तो आपकी जो है ना, एग्जांपल जो भी मिल गया, मान लो कि 7 लाख में आपने क्या किया है, अपने फर्नीचर को बेच दिया है, जबकि उसकी वैल्यू कितनी की थी, 5 लाख। तो ये जो क्रेडिट हो रही है ना आपकी एसेट, वो तो बुक वैल्यू से होगी, क्योंकि आपको तो अकाउंट क्लोज करना है अपनी एसेट का। तो हमने फर्नीचर को क्रेडिट तो सिर्फ 5 लाख से किया, पर पैसा जब हमें 7 लाख रुपए मिले हैं तो डेबिट बैंक 7 लाख से होगा। तो डिफरेंस, इस एंट्री का जो भी डिफरेंस होता है ना वो कहाँ जाता है, तो वो डिफरेंस जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सीधी सी बात है कि समापन से संबंधित जो भी लाभ या हानि होगी वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। 2 लाख का प्रॉफिट हमने रियलाइजेशन ट्रांसफर। उसके अलावा दूसरी कंडीशन हो सकती है कि लॉस हो गया, 5 लाख का फर्नीचर था लेकिन मान लीजिए बिका सिर्फ 4 लाख में, देन यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, तो 1 लाख से। ये नहीं होगा, समझ में आ रही है चीज़ क्या क्या हमने। तो ये हमारी एंट्री है जब आप उन एसेट्स को मार्केट में सेल करते हो जिनको कि परचेजिंग कंपनी नहीं लेना चाहती है, तो बैंक में कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो आपको मिला है। उसके अलावा एसेट किस अमाउंट से क्रेडिट होगी, तो बुक वैल्यू से क्रेडिट होगी। अगर लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स ऑल। समझ में आई एंट्री, सिंपल सा है कंसेप्ट। अभी हम बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड सारा काम कर रहे हैं, उसके बाद आगे से आगे बढ़ते जाएंगे जर्नल एंट्रीज के अंदर। तो फर्स्ट हमने जो परचेजिंग कंपनी ने खरीदी उन एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, उन लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र किया, उन्होंने नहीं लिया उन एसेट्स को हमने मार्केट में सेल आउट किया अपने बेस पे। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं कि परचेजिंग कंपनी द्वारा न लिए गए दायित्वों का भुगतान करने पर। अब जैसे हमने कुछ एसेट्स उन्होंने नहीं ली, उनको हमने मार्केट में बेच दिया, अकाउंट्स क्लोज करने हमें। अब ऐसे ही कुछ लाइबिलिटीज़ भी तो हो सकती है जिनका पेमेंट करने के लिए वो ना कर दे, वो कहते हैं हम आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे या हम आपके डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करेंगे, उनको आप खुद पेमेंट करें। देन उस केस में क्या होगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स उस लाइबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करना है, उसको लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे, देन लाइबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो भी आपकी लाइबिलिटी का नाम है उस नाम से लिखेंगे। क्रेडिटर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल, जो भी लाइबिलिटी परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली उसका पेमेंट बिना कहे हमें करना है। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि डिफरेंस हो सकता है, पेमेंट करना था 5 लाख लेकिन कंपनी समापन हो रहा है तो हमने कहा कि हम तो 450 ही पेमेंट करेंगे, आप ले लीजिए। तो ज़्यादातर क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, 10% कम अमाउंट लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा कभी कभी इंटरेस्ट बढ़ जाता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, पेनल्टी लग जाती है, तो हमें हमारी बुक्स में जो रिकॉर्डेड वैल्यू उससे ज़्यादा भी पेमेंट करना पड़ जाता है। तो दोनों कंडीशंस हैं। तो वही है कि आपकी लाइबिलिटी मान लो थी 5000, आपको देना पड़ गया 7000, तो लॉस कहाँ से जाएगा,
रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अगर लॉस है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया तो रियलाइजेशन डेबिट। और सेकंड कंडीशन कि आपको कम पेमेंट करना पड़ गया, 50 की जगह 45 में ही सारे राज़ी हो गए, तो ये आपका प्रॉफिट जो है वो भी कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो समापन से संबंधित, लिक्विडेशन वाइंडिंग अप से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट या फिर लॉस है ना, वो सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में। लॉस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है। समझ में आ गई चीज़? सिंपल। तो ये हमने हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड सारी एंट्रीज कर ली। उन एसेट्स लाइबिलिटीज़ को भी देख लिया जो कि परचेजिंग कंपनी ने ले ली, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी हमने देख लिया जो कि परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली। ये तो हो गया। अब देखिए हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे डिबेंचर होल्डर्स पर आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है स्टूडेंट्स कि अगर परचेजिंग कंपनी ने हमारे डिबेंचर्स को लेना स्वीकार कर लिया है, परचेजिंग कंपनी ने हमारे डिबेंचर्स ले लिए हैं, तब तो डिबेंचर्स इसी एंट्री में रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन कि अगर परचेजिंग कंपनी ने हमारे डिबेंचर्स को नहीं लिया है, डिबेंचर की लाइबिलिटी उन्होंने नहीं ली है, तो ऋण पत्रों से संबंधित, डिबेंचर से संबंधित कुछ डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। तो ऐसा क्यों मैम? तो क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हमें पता है कि सिर्फ डिबेंचर का पेमेंट नहीं किया जाता है, मतलब डिबेंचर्स के अमाउंट का ही पेमेंट नहीं, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी होता है। तो जब उनको पेमेंट किया जाएगा तो सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर्स से रिलेटेड अमाउंट को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा क्या क्या मैम? क्या मिलेगा? उनके डिबेंचर्स के अमाउंट मिलेगी, और सेकंड उनको उनके इंटरेस्ट के अमाउंट मिलेगी, जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है, जो कि उपार्जित या अदत्त ब्याज होता है, जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हमें वो सारा कुछ अमाउंट उनका जो है वो होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। डिबेंचर्स क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं, अब उनको पेमेंट किया जाएगा, एक तरीके से हम रीपेमेंट या फिर उनको रिडिम्पशन की तरह से कह सकते हैं कि शोधन कर रहे हैं ऋण पत्रों का। तो ऐसे केस में परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी आपका परसेंटेज है डिबेंचर्स का, उसको डेबिट कर दो, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। एक्रूड इंटरेस्ट इफ एनी, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया हो तो वापस से करने की नीड नहीं है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, किस में ट्रांसफ़र कर दिया? डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद पेमेंट होगा ना डिबेंचर्स का, डिबेंचर को अभी तो हमने सिर्फ ट्रांसफ़र करा है, अब इनको पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट कैसे होगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स ऑल। ये डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज है। कब? जब परचेजिंग कंपनी हमारे डिबेंचर्स को नहीं लेती है। अगर वो डिबेंचर्स की लाइबिलिटी को ले लेती है तब हमें अलग से कोई एंट्रीज करने की नीड नहीं है, वो सीधा सा यहाँ सिंपल एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन खत्म। समझ में आ रही है चीज़? तो इस तरीके से हमें डिबेंचर्स के लिए एंट्री करनी है। अब देखिए एसेट्स सारी खत्म, सारी एसेट्स का लगभग हमने कर लिया, लाइबिलिटीज़ हो गई। अब हम चलते हैं हमारे रिजर्व, सरप्लस, कैपिटल, इन सब की तरफ। पर उनसे पहले क्योंकि हमें पता है कि शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए जो पैसा या फिर नई कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में। तो अब हमें क्या करना है? परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड एंट्रीज करनी, क्योंकि वहाँ से जब कुछ आएगा तब तो जाके हम अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने वाले। तो अब हम क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन की एंट्रीज करेंगे। परचेज कंसिडरेशन पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। अब ड्यू कहाँ से करें? किससे लिया जाएगा परचेज कंसिडरेशन? किससे लेंगे हम परचेज कंसिडरेशन? बोलिए। परचेजिंग कंपनी से। परचेजिंग कंपनी को हमें बनाना है अपना क्रेडिटर। सिंपल सी बात है ना, परचेजिंग कंपनी को हमें अपना डेटर बनाना है ताकि वो हमें अपना पैसा पे कर सके। किसी भी पर्सन से हमें कुछ लेना है तो उसको हमें पहले क्या बनाना पड़ता है? डेटर बनाना पड़ता है। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने के लिए हम हमारी परचेजिंग कंपनी को ये परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने पर पहले हम उसको ड्यू करेंगे, फिर उसको रिसीव करने की अलग एंट्री करेंगे। ड्यू करने के लिए हम परचेजिंग कंपनी को क्या कर देंगे? अपना डेटर बना देंगे। देन एंट्री परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी नाम दे रखा हो परचेजिंग कंपनी का, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ए बी, वॉट एवर जो भी नाम दे रखा है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए
कि जो एसेट्स, जो लाइबिलिटीज हम परचेजिंग कंपनी को दे रहे हैं, उन सबको हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, रियलाइजेशन के अंदर। तो उनसे जो मिलने वाला है वो भी किस अकाउंट के थ्रू आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो ये होती है हमारी परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की अमाउंट। ये परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से ही एंट्री होगी। और परचेज कंसिडरेशन कहाँ से आएगा, तो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। अब याद रखिए कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा सबसे पहला काम होगा परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करना, उसके बाद हम अपनी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से एंट्री कर दी, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, तो हमने पढ़ा है कि कैश में मिल सकता है, शेयर्स में भी मिल सकता है, डिबेंचर्स में भी मिल सकता है। तो अब आपको जिस भी फॉर्म में मिल रहा है, परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने पर, परचेज कंसिडरेशन रिसीव होने पर क्या एंट्री होगी, तो जिस भी फॉर्मेट में आपको, जिस भी फॉर्म में मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर की तरह प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, तो डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। जिस भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाए उसके हिसाब से हमें एंट्री कर लेनी है। टू रिसीव हो गया ना, पहले हमने इनको क्या किया, डेटर बनाया, अब इनसे पैसा मिल गया तो इसको वापस से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, और यहाँ जो भी अमाउंट्स होगी वो लिखती जाएगी। दैट्स ऑल। समझ में आई चीज़, क्या किया, परचेज कंसिडरेशन को पहले हमने ड्यू करा। कैसे ड्यू किया, तो परचेजिंग कंपनी को डेटा बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री कर ली, फिर हमने परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव हुआ तो जिस फॉर्म में रिसीव हुआ है वो टू परचेजिंग कंपनी का। ज़रूरी नहीं है हर एंट्री के अंदर सारा है, सारा कैश में मिल रहा है तो बैंक टू परचेजिंग कंपनी, कुछ केस कुछ शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। यहाँ ऐसे परचेजिंग कंपनी नहीं लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी परचेजिंग कंपनी का नाम है ना वो नाम आएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड एंट्रीज का काम भी हो गया। तो अभी तक हमने अपनी बैलेंस शीट से सारी एसेट्स ले ली, सारी लाइबिलिटीज़ ले ली, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो एसेट्स लाइबिलिटी जो परचेजिंग कंपनी ने ली, वो जो उन्होंने नहीं ली, उन सब का हमने कर दिया। अब इसके बाद हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें बचती है वो क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स फंड, मेनली वही बचा है, और एक फिक्टिशियस एसेट्स। तो अब उनसे रिलेटेड एंट्रीज को हम समझेंगे। उससे पहले इन चीज़ों को एक बार वापस देख लो, आप नोट भी कर सकते हैं आराम से, यही आपके नोट्स में भी मैंने लिखवाया हुआ है। इन एंट्रीज को हमें अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद आगे की जर्नल एंट्रीज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हमने अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड सब कुछ कर लिया। अब जो बच रहा है हमारी बैलेंस शीट के अंदर वो है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, बैलेंस शीट याद है ना, क्या क्या चीज़ें होती है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पे शेयर कैपिटल होती है। उस शेयर कैपिटल के बाद हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होते हैं वो किसके लिए अवेलेबल होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो उनसे रिलेटेड अब सारी जर्नल एंट्रीज को हम अब समझेंगे। इन सारी एंट्रीज के बाद अब हम अपनी आगे की एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की जर्नल एंट्रीज। तो देखिए, हमारे रिजर्व सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनसे रिलेटेड एंट्रीज तो हम करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का समापन व्यय। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पहले भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को हमने। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का मतलब जब किसी कंपनी का समापन होता है तो उसके समापन से संबंधित खर्चे, जो भी लीगल एक्सपेंडिचर्स या फिर इस तरीके के चार्जेस जो लगते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उनका भी तो पेमेंट करना होगा, और उनका पेमेंट कौन करेगी, जो कंपनी समाप्त हो रही है उसी से लिया जाएगा पेमेंट। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती है। कंडीशन नंबर 1 कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट वेंडर कंपनी करे।
उसके अपने एक्सपेंसेस, वो खुद पेमेंट कर रही है, तो पेमेंट किया जाएगा तो बैंक तो क्रेडिट होगा, ये तो पता है, टू बैंक होगा। डेबिट तो मैंने अभी अभी बताया था कि लिक्विडेशन से रिलेटेड सारे प्रॉफिट, सारे लॉस, सब कुछ कहाँ से लिए जाते हैं, रियलाइजेशन से। देन एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी एंट्री, बिल्कुल पॉइंट, कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। रियलाइजेशन टू बैंक, पैसा गया, देन बैंक को क्रेडिट किया, और सारे एक्सपेंसेस, सारे प्रॉफिट लॉस जो भी है, सब कुछ कहाँ जाना है, रियलाइजेशन के अंदर। सेकंड कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट परचेजिंग कंपनी करे। ओके, परचेजिंग कंपनी ने कहा वेंडर कंपनी से कि आपके जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे उनका पेमेंट हम करने को तैयार है। तो देने वाली परचेजिंग कंपनी, लेने वाले वो ऑफिस वाले, रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जो भी कोर्ट वगैरह है वो सब, तो हमें क्या, आई मीन वेंडर कंपनी को क्या, तो वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर ऐसे केस में नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास से कुछ पैसा गया, ना तो हमारे पास से कुछ पैसा आया। थर्ड कंडीशन आती है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट वेंडर कंपनी करे व परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को रीपेमेंट करे। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के, परचेजिंग कंपनी ने कहा वेंडर कंपनी से ये लीजिए 10,000 रुपये और आप क्या कर दीजिए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दीजिए। तो वैसे तो ओवरऑल पेमेंट परचेजिंग कंपनी ने किया, लेकिन ये पेमेंट थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। पहले वो पैसा परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को दिया, फिर वेंडर कंपनी ने वो पैसा किसको दिया है, जिसको भी देना था, जो भी लीगल चार्जेस वगैरह जो भी थे वो उसका पेमेंट किया। तो अब पैसा हमारे पास आया भी है, पैसा हमारे पास से गया भी है, तो एंट्रीज करनी पड़ेगी। पैसा जब आएगा तो क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। और जब पेमेंट किया जाएगा तो जस्ट रिवर्स एंट्री, क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, पहले पैसा मिला फिर पैसा दे दिया, तो दोनों जर्नल एंट्रीज का था। तो ये हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज हमारी होती है। किसी भी एक क्वेश्चन में तीनों में से एक कंडीशन होगी, या तो वेंडर कंपनी पेमेंट करेगी तो सीधी सी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, या तो परचेजिंग कंपनी पेमेंट करेगी तो वेंडर कंपनी के बुक्स के अंदर कोई एंट्री करने की नीड है ही नहीं। और अगर वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी से लेके पेमेंट कर रही है तो जब पैसा मिल रहा है बैंक टू रियलाइजेशन, जब पैसा दिया जा रहा है रियलाइजेशन टू बैंक, सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो इन एंट्रीज को मैं हटा रही हूँ यहाँ से। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 3 कंडीशंस हमने पढ़ ली स्टूडेंट्स, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन के अंदर आने वाली है, सारी कंडीशंस एक साथ नहीं आती है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी शेयर कैपिटल से रिलेटेड बात। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके अकाउंट के अंदर कैपिटल ट्रांसफ़र की जाएगी, पहले सारा अमाउंट जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है वो सब कुछ उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, ट्रांसफ़र करने पर क्यों पहले होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब पेमेंट एक तरीके से पहले ड्यू करेंगे, आफ्टर दैट उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ड्यू करना है तो क्या क्या मिलेगा, तो डिविडेंड ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मिले, डिविडेंड तभी मिलेगा जब डिविडेंड अरियर में चल रहा हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर तक सारा डिविडेंड दे दिया हो, कोई डिविडेंड देने की नीड ही नहीं है, कोई अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है ही नहीं, तो डिविडेंड की बात यहाँ से हट जाती है। कोई अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो उसको दिया जाएगा। तो देखिए कैपिटल ख़त्म करनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल कौन सा बैलेंस वाली होती है, क्रेडिट बैलेंस वाली होती है, इसको डेबिट करो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड देना पड़ेगा ना, किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर। समझ में आई चीज़? सिंपल। अब देखिए यहाँ हमने अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड लिखा है। अनक्लेम्ड डिविडेंड तो आपके बैलेंस शीट के अंदर शो हो रखा होता है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। अनपेड डिविडेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मैम ऐसा डिविडेंड जो कि अभी तक दिया नहीं गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो ऐसे केस में इसका मतलब सिंपल है कि आपने अभी तक उस डिविडेंड का अरेंजमेंट भी नहीं किया है। आपने क्या किया है? अरेंजमेंट भी नहीं किया है डिविडेंड का। तो अब हमें उस डिविडेंड से रिलेटेड अमाउंट का अरेंजमेंट करना होगा, और लिक्विडेशन से रिलेटेड सारे खर्चे, सारे आय, सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट, सब कुछ कहाँ से लिया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेबिट किया है ना हमने अपना एक्सपेंडिचर को क्या किया है? डेबिट किया है ना, उसको हम अरेंज करेंगे। देन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज करने पर, चार्ज ही करेंगे एक तरीके से। तो हम चार्ज कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि खर्चा है ना, एक्सपेंसेस ही तो है, तो हमें डिविडेंड देना पड़ा, ये हमारे लिए कोई प्रॉफिट की बात थोड़ी ना है, ये तो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। समझ में आई बात? ये तब करना है जब आपका अनपेड डिविडेंड हो। बोला जाए पिछले 2 वर्षों से प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया गया है, या इस वर्ष का डिविडेंड नहीं दिया गया है और देना है, तो ऐसे केस में आप प्रीमियम डिविडेंड इस तरीके से अरेंज करेंगे और पेमेंट के लिए मतलब शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्रीज आती है। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने पर या भुगतान करने पर होल्डर्स के अकाउंट में जो भी अमाउंट आई है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जो जो उनको देना है। 2, हो सकता है उनको सब कुछ कैश पेमेंट हो सकता है उनको नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए जाए, मतलब इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। हो सकता है उनको नई कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाए, तो परचेजिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्म में उनको पेमेंट हो रहा है उस हिसाब से हम जर्नल एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, क्योंकि ये क्या है? शेयर होल्डर्स। क्या है ये? शेयर होल्डर्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हें 100% पेमेंट मिल जाए। 100% पेमेंट मिलने की कोई गारंटी है नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस होता है कि हाँ इक्विटी से पहले तो हम आपको देंगे, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर पैसा कम बढ़ जाए तो इक्विटी को कुछ नहीं दिया जाएगा, जितना है सब आपको दे दिया जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कम पेमेंट भी हो जाता है, कम पेमेंट में भी हमारे शेयर होल्डर्स मान जाते हैं कि देन ओके हम 70% पेमेंट लेने के लिए भी तैयार हैं, तो कम पेमेंट भी हो सकता है। कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में है, ज़्यादा पेमेंट भी हो सकता है। तो इस एंट्री का जो भी डिफरेंस आता है, कम पेमेंट हो रहा है चाहे तो ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, ज़्यादा पेमेंट हो रहा है तो इधर वाली क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट को इधर डेबिट कर दो। कम पेमेंट हो रहा है तो इधर की हमारी अमाउंट ज़्यादा आएगी, पेमेंट कम, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो। तो जो भी कंडीशन, अगर डिफरेंस है इस एंट्री के अंदर कोई भी, तो उस डिफरेंस को कहाँ से लिया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर, और यहाँ पे दूसरा केस क्या हो सकता है? रियलाइजेशन को क्रेडिट भी किया जा सकता है। ज़्यादा पेमेंट हुआ रियलाइजेशन डेबिट, कम पेमेंट हुआ रियलाइजेशन क्रेडिट। समझ में आ गई चीज़? तो ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड सारी एंट्रीज होंगी। पहले हमने उनका सारा पेमेंट ड्यू किया, डिविडेंड जो अनपेड था उसको रियलाइजेशन से चार्ज किया, क्योंकि हमने एक नया अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिया ना डेबिट करके, तो उसको क्लोज तो करना ही था, तो किससे किया? हमने रियलाइजेशन से किया। और फाइनली हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। चलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड सारी चीज़ों की। अब हमारी बैलेंस शीट में क्या बचा? रिजर्व्स बचे, फिक्टिशियस एसेट्स बची, इक्विटी शेयर कैपिटल बची, और ये सारा का सारा किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इन सब को ट्रांसफर कर दो किसमें? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो देखिए, रिजर्व्स का बैलेंस भी क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट, तो इन दोनों को एक ही एंट्री से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ आगे हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके,
इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस डेबिट कर दो, रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस डेबिट कर दो। रिजर्व्स जितने भी होंगे 1 बाय 1 जो भी नाम से आते हैं सबके नाम लिखे जाएंगे, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, 1 बाय 1 नाम लिखो और ट्रांसफर किसमें करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड बात आती है, तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन देखिए फिक्टिशियस एसेट है ना, तो डेबिट बैलेंस वाली होगी तो उसको किया जाएगा क्रेडिट और डेबिट हो जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। समझ में आई चीज़, फिक्टिशियस एसेट, रिजर्व्स और इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों ही इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिलेटेड अमाउंट्स हैं, उनको हमने उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। डन। अब हमारी बैलेंस शीट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, समझिए हुआ ना, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र, सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई, सब कुछ जो बचा था वो सेल आउट भी हमने कर दिया, डिबेंचर्स का पेमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड भी सब कुछ हो गया। अब अगर हम ध्यान दें तो कुछ ही अकाउंट्स है जो अब ओपन है हमारी बुक्स के अंदर, कुछ अकाउंट्स बचते हैं। कौन कौन से, तो देखिए कि एक तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बच रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा, हमने उसको बहुत बार डेबिट किया, बहुत बार क्रेडिट किया, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस बचना लगभग हर क्वेश्चन के अंदर होगा। कभी कभी हो सकता है कि बराबर हो जाए, क्लोज हो जाए अकाउंट, ओके, वरना हमें क्या करना है, फर्स्ट टू लास्ट अभी तक की जो एंट्रीज करी हैं उन सारी एंट्रीज से देखना है कब कब कितनी कितनी अमाउंट से रियलाइजेशन डेबिट हुआ उसकी टोटल लगाओ, कब कब कितनी कितनी अमाउंट से रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ उसकी टोटल लगाओ, और फिर देखो कि रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस बचता है या फिर क्रेडिट बैलेंस बचता है। रियलाइजेशन में अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन को हम डेबिट कब करते हैं स्टूडेंट्स, जब हमें प्रॉफिट होता है तब, या जब हमें लॉस होता है तब, तो जब लॉस होता है तब। तो जब लॉस होता है तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करते जाते हैं, दैट मीन्स रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस बताएगा आपका लॉस, और रियलाइजेशन का अगर क्रेडिट बैलेंस बच जाता है तो वो बताएगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सब किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हो तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, रियलाइजेशन पर लॉस हो तो भी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने पर या वसूली पर लाभ को हस्तांतरित करने पर ट्रांसफर करना, वसूली पर लाभ हुआ है, रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ, उस अकाउंट को भी इन शॉर्ट हमें क्या करना है, क्लोज करना है। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को हमें बंद करना है, जो भी हो, क्रेडिट बच रहा है डेबिट करके बंद कर दो, डेबिट बच रहा है क्रेडिट करके बंद कर दो। तो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है मतलब प्रॉफिट, तो एंट्री कैसे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो भी डिफरेंस बच रहा है उस हिसाब से। टू ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर। एंड इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री, तो रियलाइजेशन पर लॉस होने पर या आपका हानि होने पर, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस बचा हुआ रहेगा, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और ट्रांसफ़र किस में कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। देन एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो अकाउंट्स बचे हैं, एक तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट, कहीं डेबिट किया कहीं क्रेडिट किया, तो उसके अंदर कुछ बैलेंस बचेगा फर्स्ट। तो उसके बाद कुछ बैलेंस है हमारे पास, याद कीजिए कि हमने परचेज कंसिडरेशन रिसीव करा था, तो उसमें हमें कुछ पैसा मिला, बैंक आया, बैंक में अमाउंट आया, उसके अलावा कुछ नए शेयर्स भी नई कंपनी के आए, कुछ डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे पास हैं। अब फाइनली क्या किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। इक्विटी शेयर
होल्डर्स को पेमेंट करने पर अब हम इनको क्या करेंगे, फाइनली पे करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी बैलेंस है वो हमें निकालना है। कब कब डेबिट हुआ, कितनी कितनी अमाउंट से टोटल कर लो, कब कब क्रेडिट हुआ, कितनी कितनी अमाउंट से टोटल कर लो, डिफरेंस यहाँ लिख दो। कैसे आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, उसका क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसको हमने डेबिट करके उस अकाउंट को भी क्या कर देना है, क्लोज। अब हमारे पास जो कुछ भी है सब उनको पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ हम बैंक में जितना अमाउंट बच रहा है, बैंक भी स्टार्टिंग से देखेंगे कितना था, किस एंट्री से कितना आया, कहाँ कितना गया, मतलब एसेट्स से कुछ आया, लाइबिलिटीज़ पे कुछ गया, रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हुआ, मतलब एक्सपेंसेस से रिलेटेड, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ, या फिर जो भी। तो जब जब कैश आया, जब जब कैश गया, वो सारा कुछ करके बैंक का जो बैलेंस बचा हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर, वो सब किसको पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो। साथ में इनको पेमेंट कर दो इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी मिले तो प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, डिबेंचर्स भी मिले हैं तो टू डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी। इस एंट्री के अंदर करना क्या है, इन शॉर्ट हमें सारे अकाउंट्स के बैलेंस लिख देना है, और इस एंट्री के बाद कंपनी की बुक के अंदर एक भी अकाउंट नहीं बचेगा, सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। देखिए एसेट्स लाइबिलिटीज तो वैसे ही क्लोज कर दिया था, सब कुछ रियलाइजेशन में पड़ा था, बैंक में ज़रूर पैसा था, उसके बाद डिबेंचर से रिलेटेड सारा कुछ कर दिया, रियलाइजेशन मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गया, हमारे रिजर्व सरप्लस फिक्टिशियस एसेट्स इन सबको भी हमने क्लोज कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड सब कुछ हो गया। तो बचे ही क्या थे अकाउंट्स, रियलाइजेशन बच रहा था उसको भी क्लोज कर दिया। तो अकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचा, उसको भी बैलेंस निकाल के डेबिट किया, बैंक बच रहा है उसका भी बैलेंस निकाल के उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब पे कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और जो नई कंपनी से रिलेटेड परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो रहा था वो सब कुछ करके हमने ये फाइनल एंट्री करी। इस एंट्री के बाद किसी अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस बचेगा नहीं, और इसी के साथ हमारी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में वेंडर कंपनी के बुक्स के अंदर एंट्रीज भी खत्म होती है, ये एंट्रीज की जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये सारी एंट्रीज हो सकता है कभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं करेंगे उनसे रिलेटेड एंट्री, डिबेंचर्स है ही नहीं, डिबेंचर्स से रिलेटेड एंट्रीज नहीं करेंगे। तो जो जो एंट्रीज हमें करनी है वो हम करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए बैलेंस शीट को एक तरीके से हमें वेंडर कंपनी के सारे खाते बंद करने हैं, तो उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट्स लाइबिलिटीज लो 1 बाय 1 हम करते रहेंगे ना चीज़ें, तो कोई भी एंट्री मिस भी नहीं होगी और कोई एंट्री गलत भी नहीं होगी। कंसेप्ट वाइज क्लियर रहो बिल्कुल, और एक एक करके इस एंट्री को वापस, ये जो वीडियो मैंने आपको आज बनाया है उसको एक बार वापस सुनो, सारी एंट्रीज को वापस से समझो, खुद से लिखो, और फिर आप वापस से इसकी प्रैक्टिस करो, बुक के अंदर से पढ़ो, और फिर एक बार बिना देखे अपने दिमाग से एंट्रीज करने की कोशिश करो कि आपको कितनी एंट्रीज याद रही है, कहाँ कहाँ कौन सी एंट्री मिस हुई है या फिर गलत हुई है, खुद से करने की कोशिश करिए। बहुत ईजी सा है, लंबा भले ही है ये हमारा, लेकिन कोई भी कुछ टफ चीज़ इसके अंदर नहीं है, सब कुछ अच्छे से बहुत इजीली हो जाएगा, समझिए इनको। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जब होता है तो वेंडर कंपनी के बुक्स के अंदर किस तरीके से एंट्रीज करी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्री किस तरीके से की जाती है। आप लोग इसको अच्छे से वापस पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।